हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल उत्तम कक्षा। तो हम लोग बीएचयू सीएचएस का फिजिक्स का जो है क्लास 11th वाले बच्चे जो एग्जाम देंगे उनके लिए हम लोग ग्रेविटेशन चैप्टर आज पढ़ेंगे। तो ग्रेविटेशन को एक एक चीज को आपको ध्यान से पढ़ना है। आपको कुछ नहीं करना, जस्ट इसको पढ़ के क्वेश्चन लगाना है। आपको सारा क्वेश्चन जो पीवाईक्यू सब बनेगा। बस हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब देखते हैं क्या कह रहा है ग्रेविटेशन में। सबसे पहले हम लोग कैपिटल जी जो आता है उसके बारे में जानते हैं। कैपिटल जी आएगा, क्वेश्चन में पूछ देगा कि कैपिटल जी होता क्या है, इसका वैल्यू क्या होता है, इसको इस वैल्यू को दिया कौन था। तो कैपिटल जी जो होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। और जो होता है ये इसका जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इसको बोलते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिखा जाता है, या तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर स्लैश पर केजी स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये हो गया। दूसरा, इसको जो फाउंड किया था, कैलकुलेट किया था, डिस्कवर्ड किया था, वो कौन किया था? हेनरी कैवेंडिश किया था, हेनरी कैवेंडिश। और इसका वैल्यू क्या होता है? तो इसका वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये इसका वैल्यू होता है, ये ध्यान में रख लेना है। अब जो होता है हम लोग पढ़ेंगे अगला टॉपिक, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या हो रहा है। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहता है एकदम सिंपल चीज कि भैया दुनिया में कोई भी चीज है, दुनिया में कोई भी दो चीज जिसके पास मास है तो उसके बीच में एक फोर्स लगते रहता है। जैसे कि हम हैं और ये बोर्ड है, तो मेरे और बोर्ड के बीच में भी एक फोर्स लग रहा होगा। हम हो गए और ये बोर्ड हो गया, मेरे बीच और इसके बीच में एक फोर्स लग रहा होगा। तो ये जो फोर्स जो होता है किसके प्रोपोर्शनल होता है? हमारा इसका मास और मेरा मास, दोनों के मास के गुना के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और मेरे इसके बीच में जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ये बोल रहा है। तो मान लेते हैं, समझते हैं। और तो पता चला हमको ये फोर्स ऐसा दिख क्यों नहीं रहा है, हम लोग देख क्यों नहीं पाते हैं? क्योंकि फोर्स का एक्सपीरियंस जो है, अर्थ के जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके कंपैरिजन में जो है ये हम लोग का मास जो कुछ मायने नहीं रखता। तो ये जो फोर्स लगता है वो लोग हम लोग एक्सपीरियंस नहीं कर पाते, देख नहीं पाते हैं ये जो फोर्स लग रहा है। लेकिन याद रख लेना कि दुनिया में कोई भी चीज जो है आपस में रखा हुआ कहीं पे, जहां पे है वहीं पे रख रहा है। जैसे कि हम यहाँ पर है, यानी ये जितना हम पर फोर्स लगा रहा है उतना ही फोर्स हम भी लगा रहे हैं। इसके कारण ही ये यहाँ पे, यहाँ का यहीं पे, हम यहाँ का यहीं पे। सिंपल से अगर ऐसा फोर्स, अगर मेरे पास भी अगर ऐसा फोर्स नहीं रहता तो हम इसके तरफ ऐसे सटे के सटे रहते, इसका अगर ज्यादा रहता तो ऐसा नहीं है। हम जितना ये फोर्स लगा रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, उतना हम भी इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहे हैं, जिसके कारण हम दोनों के बीच में जो है जैसे हैं वैसे ही अपने स्टेट्स पे। अगर देखिए फोर्स से लगा के इसको ज्यादा अपनी तरफ खींच लेंगे तो खींचा हुआ चलाएगा। यानी कि ये समझ में आ गया कि दुनिया का कोई भी दो चीज होगा, अगर उसके पास मास होगा तो उसके बीच में कौन सा फोर्स लगता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो देखते हैं, स्टेटमेंट यही कह रहा है। जैसे कि एक ले लेते हैं, ये ए हो गया, ये हो गया ए, एक हो गया बी, दो ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। इसका मास हो गया m1, इसका मास हो गया m2, ठीक है। अब जैसे ये हम हो गए और ये बोर्ड हो गया, तो हम हो गए ए, तो मेरा मास है m1, ये बोर्ड हो गया, बोर्ड है बी, इसका मास हो गया m2। हम दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? r है। तो हम दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया? r। अब हम दोनों में जो फोर्स लग रहा होगा, तो पहले लोग इसमें क्या कहता है कि जो फोर्स लग रहा होगा वो फोर्स जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के गुना के, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस के। यानी F जो होगा ग्रेविटेशनल फोर्स होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा m1 इंटू m2 के, पहला। फिर दूसरा कह रहा है भैया, दूसरा क्या कह रहा है कि अब जो ये इसका मास है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया m1 इंटू m2 का। अब दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि इसके डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा फोर्स। एक और कि फोर्स जो होगा इसके डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यानी ये दोनों बात बोल रहा है, ये दोनों बात बोल रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों इक्वेशन को मर्ज करेंगे। तो दोनों इक्वेशन को मर्ज करेंगे तो क्या आ जाएगा? F इज इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाई r स्क्वायर। ये आ गया, ये ध्यान में रख लेना। अब कभी भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो ये कांस्टेंट आता है। तो कांस्टेंट क्या आ जाएगा भैया? F इज इक्वल टू G, कैपिटल G आता है। क्या आता है? कैपिटल G। यहां पर क्या आ जाएगा? कैपिटल G। कैपिटल G का वैल्यू क्या होता है? काहे हिला रहा है? बैठो सही से। तो क्या करेंगे हम लोग, ये दोनों इक्वेशन को मर्ज करेंगे। दोनों इक्वेशन को मर्ज करेंगे तो क्या लिख सकते हैं? F इज प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 बाई r स्क्वायर। तो यहां से प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा जो कि G आएगा। G इज इक्वल G m1 इंटू m2 बाई r स्क्वायर। ये हो गया। अब ये आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, G का वैल्यू ही हम बताए थे क्या होता है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। ये G हमारा लोग का क्या होता है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, जो ऊपर में ही बता दिए थे। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट
इसका यूनिट क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। इसका वैल्यू क्या होता है, ये ऑलरेडी हम लोग लिख के रखे हुए हैं, ये होता है। तो कभी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में अगर हमको ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड करना हो तो हम लोग कैसे निकाल लेंगे, दोनों ये फॉर्मूला हो गया, जी का वैल्यू डालेंगे कितना 6.673 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, और m1 जो मास दिया रहेगा उसको केजी में लेना है, ये मास को हमको लेना है केजी में, इसको भी लेना है केजी में, डिस्टेंस को लेना है, डिस्टेंस का यूनिट होता है ऐसा यूनिट मीटर, तो डिस्टेंस को हमको मीटर में लेना है, और मास को हमको किस में लेना रहता है, मास को केजी में लेना रहता है। तो ये ध्यान में रखना है। यानी फोर्स, अगर फोर्स का यूनिट निकाल लेंगे तो फोर्स का यूनिट क्या आ जाएगा, आराम से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। फोर्स का यूनिट तो हमको पता ही है, ऐसा यूनिट क्या होता है फोर्स का, न्यूटन होता है। तो ये ध्यान में रख लेना है, और यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चंस आपको बनेगा, तो क्वेश्चंस को आपको बनाना है, इसीलिए इसको जो है एकदम अच्छे से समझेंगे, ताकि इस पर बहुत सारा क्वेश्चंस जो न्यूमेरिकल्स में फॉर्म हो सकता है। तो हम लोग अब देख लिए, नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग और पढ़ते हैं आगे जो भी बचा हुआ। तो हम लोग ने इससे पहले क्या देखा था, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को हमने देखा था कि कैसे दो कोई भी ऑब्जेक्ट के पास अगर मास है और दोनों के बीच में कोई डिस्टेंस है, तो उसके बीच में जो लगने वाला फोर्स होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हम लोग ऐसा, अब हम लोग देखेंगे एक सिचुएशन है कि एक स्टोन जो ऊपर से नीचे गिरता है, छोड़ते हैं कोई भी चीज को ऊपर से नीचे छोड़ते हैं तो वो अर्थ की तरफ ही क्यों गिरता है, तो ये देखेंगे अर्थ की तरफ ही क्यों गिरता है। जैसे कि आपको पढ़े होंगे कि न्यूटन जी जब एप्पल ट्री के नीचे बैठे हुए थे तो ऊपर से एप्पल जाकर टपका था, उनके नीचे गिरा था, तो वहां से सोचना स्टार्ट कर दिया कि कोई भी चीज ऊपर से वो नीचे ही क्यों गिरा, इधर क्यों नहीं गया, इधर क्यों नहीं गया, या थोड़ा मोटा टेढ़ा ही क्यों नहीं हुआ, डायरेक्ट नीचे का नीचे ही क्यों आया। तो वहीं से यही चीज सारा ये ग्रेविटेशन जो है न्यूटन का ही दिया हुआ है, मोस्टली चीज न्यूटन ही बताए थे ग्रेविटेशन के बारे में, तो वही जाके खोज किए थे ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। तो क्या हुआ था बताते हैं। मान लेते हैं कि स्टोन ऊपर से नीचे गिर रहा है, तो ऊपर से नीचे गिरेगा तो स्टोन जब भी अर्थ की तरफ आएगा तो अर्थ क्या करता है, अर्थ के पास मास बहुत हैवी है, अर्थ के पास क्या है, मास बहुत ही बड़ा है। एक स्टोन के मुकाबले में अर्थ का मास जो है बहुत ज्यादा बड़ा है, तो अर्थ क्या करता है, इतना ज्यादा फोर्स लगाता है कि ऊपर से नीचे गिरता है तो कोई भी चीज अर्थ की तरफ ही गिरता है, अर्थ के सेंटर में ही गिरता है। तो अर्थ के सेंटर में अर्थ जो फोर्स लगाता है कोई भी ऑब्जेक्ट का ऊपर से नीचे जब गिराते हैं, तो उस फोर्स को हम लोग कौन सा फोर्स बोलते हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल ऑफ अर्थ बोलते हैं। तो ये ध्यान में रखना है। यहाँ पर लिखा भी है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो अर्थ का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिसको हम लोग ग्रेविटी भी बोलते हैं, इसको हम लोग निकालते हैं। तो एम फॉर्मूला क्या होगा, फोर्स क्या लग रहा होगा दोनों में, कैपिटल एम बाय स्मॉल एम बाय रेडियस यानी आर स्क्वायर। ये क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया, ये आर होता है रेडियस ऑफ अर्थ। अब हम लोग क्या करेंगे, और ये बीच में एक जी आता है जिसको बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। तो फॉर्मूला लगता है कैपिटल यानी कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स में हम लोग पढ़े थे जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होता है एफ, ये क्या लगता है, दोनों ऑब्जेक्ट का मास का गुना के बराबर होता है, कैपिटल एम स्मॉल एम हो गया, और उसके डिस्टेंस के स्क्वायर के, तो डिस्टेंस के स्क्वायर के भी कर दिए, और एक कांस्टेंट आता था साथ में जी, तो वो भी लिख दिए। अब हम लोग देख रहे हैं मास का कितना है, मास है स्टोन का मास 1 kg, यानी स्मॉल एम का वैल्यू कितना हो गया 1 kg। तो यहाँ पर एम की जगह पर क्या पुट करेंगे 1, तो 1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा एफ इक्वल टू जी कैपिटल एम इंटू 1 बाय आर स्क्वायर। तो यहाँ से एफ इक्वल टू आ गया जी कैपिटल एम बाय आर स्क्वायर। तो यहां से ये फोर्स आ गया, यानी अर्थ किसी भी चीज पे फोर्स कितना लगाता होगा, कैपिटल जी एम बाई आर स्क्वायर, ऑलरेडी हम लोग निकाल लेंगे। यानी कि यहाँ पर कहने का मतलब कि कोई भी दो चीज ले लिए, एक ही हल्का चीज ले लिए, एक भारी चीज ले लिए, तो दोनों इस फोर्स के अनुसार अगर कहीं भी हम लोग अगर यहाँ पर कोई भी रेसिस्टिव फोर्स नहीं है, अगर हम लोग वैक्यूम क्रिएट कर दे, अगर वैक्यूम में गिराएंगे तो दोनों पे फोर्स कितना लग रहा होगा, अर्थ का सेम लग रहा होगा, तो दोनों गिरेगा भी कितना सेम टाइम में गिरेगा। तो यही बोला है फोर्स कितना लग रहा होगा, यही जी एम बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ देख रहे ऑब्जेक्ट का मास पर डिपेंड करता है फोर्स, अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड नहीं करता, ये ध्यान में रख लेना है। इसलिए या तो कोई हैवी ऑब्जेक्ट होगा, एक हल्का ऑब्जेक्ट होगा, दोनों को गिराएंगे तो दोनों, अगर वैक्यूम है तो दोनों सेम रेट से ही नीचे गिरेगा, दोनों का टाइम क्या होगा गिरने का, सेम ही होगा। तो ये ध्यान में रख लेना है। यानी कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ होता है टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट, फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट, वो इंडिपेंडेंट होता है किसका, मास के ऑब्जेक्ट से, ये ध्यान में रख लेंगे। अब हम लोग ये समझ गए। अब अगला हम देखेंगे कि जो कैपिटल जी होता है और स्मॉल जी होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं कि कैपिटल जी को बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, और ये स्मॉल जी को बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो हम लोग पढ़े हैं कि कैपिटल जी का वैल्यू होता है 6.673 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, और स्मॉल वैल्यू जो जी होता है इसका वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दूसरा जानते हैं कि ये कैपिटल जी होता है वो मीडियम पे डिपेंड वगैरह नहीं करता है, वो कहाँ है, मून पे है, मरकरी पे है, वेनस पे है, ये पे डिपेंड नहीं करता है। कैपिटल जी जो होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट जो होता है
वो कांस्टेंट होता है हर जगह, एवरीवेयर ये कांस्टेंट होता है। जबकि स्मॉल जी जो होता है ये प्लेस टू प्लेस वेरी करता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अगर हमारा वजन जो है, वेट जो है 30 न्यूटन का है अर्थ पे, तो वही न्यूटन यही वेट जो हमारा मून पे कितना हो जाता है 1/6 हो जाता है, जो कि 5 न्यूटन के बराबर हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहां स्मॉल जी का वैल्यू क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो यानी ये प्लेस टू प्लेस क्या करता है, वैरी करता है। तीसरा ये स्केलर क्वांटिटी होता है, और ये क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है स्मॉल जी। और पांचवा हम लिखा लेते हैं इसका यूनिट जो होता है, इसका यूनिट क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है, और इसका यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो ये भी हम लोग लिख सकते हैं। तो ये सबसे बेस्ट जो है आपको क्वेश्चन जो है आपको बीएचयू सीएचएस में पूछ सकता है। इसीलिए हम लोग वही इंपॉर्टेंट चीज का डिस्कशन करवा रहे हैं, जो आपको क्वेश्चन उसी, यही हम जो पढ़ा रहे हैं उसी के अंदर से क्वेश्चन आएगा। तो इसीलिए हम ज्यादा कोशिश करें इंपॉर्टेंट चीजों को लेने का। अब एक और चीज का लेने का कोशिश करते हैं, फ्री फॉल क्या होता है। जो फोर्स अर्थ, कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिर रहा है, फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट, जो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर ऊपर से नीचे गिर रहा है, तो अर्थ उस ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लगाता है जिसके कारण वो नीचे गिरता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं फ्री फॉल। क्या बोलते हैं उसको, फ्री फॉल। तो ये ध्यान में रखना है, फ्री फॉल हो गया। अब अगर हम लोग केपलर्स लॉ को पढ़ेंगे, केपलर्स लॉ को स्टडी करेंगे और पढ़ेंगे वेट के बारे में। तो वेट का चर्चा हम यहीं पे करते हैं, वेट का चर्चा हम यहीं पे कर लेते हैं। वेट क्या होता है, वेट होता है जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का कुछ मास होगा, तो मास होगा तो इस पे अर्थ जो है, इस पे हमेशा एक फोर्स लगाता है, बाइंड करता है। अर्थ क्या करता है, इस पे फोर्स लगाता है। तो फोर्स कितना लगाता होगा कोई भी ऑब्जेक्ट पे, m इंटू जी। तो यही हमारा क्या होता है, वेट। कभी भी वेट निकालना होगा तो क्या करेंगे, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जी का वैल्यू आपको पता ही क्वेश्चन में दिया रहेगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये पुट करेंगे और मास ऑलरेडी निकाल लेंगे। जैसे हम बोलेंगे फाइंड द वेट ऑफ an object mass 10 kg, 10 kg ऑब्जेक्ट का हमको वेट निकालना है। तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे वेट का, W इक्वल टू क्या होता है, mg। तो मास कितना है 10 kg, तो 10 kg हो गया। और g का वैल्यू क्या होता है 9.8, तो 9.8 ले लेंगे। पॉइंट काटेंगे, 0 से 0 पॉइंट काटेंगे, सॉरी यहाँ पॉइंट काटेंगे तो 10 आएगा, 10 से 10 खत्म, यानी 98 न्यूटन आएगा। यानी 10 केजी मास वाले ऑब्जेक्ट का वेट कितना आ गया, 98 न्यूटन आ गया। तो ऐसे ही करके हम लोग निकाल लेंगे। और वेट जो होता है वेक्टर क्वांटिटी होता है, ये भी ध्यान में रख लेना। तो ये सब ध्यान में रख लेंगे। और अब हम लोग जो है और भी न्यूमेरिकल्स को देखते हैं, बहुत सारा न्यूमेरिकल्स इससे क्वेश्चंस बनता है। तो हम लोग वहां पढ़ते थे v इक्वल टू होता था u प्लस AT, और यहाँ पर a रिप्लेस कर देगा g को। a किसको रिप्लेस करेगा, a को रिप्लेस कौन करेगा, g। वहां हम लोग पढ़ते थे v इक्वल टू u प्लस AT, और यहाँ पर a को रिप्लेस कर देगा g को बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसका बन जाएगा v इक्वल टू u प्लस gt। यानी अगर कहीं पे अगर हमको फाइनल वेलोसिटी निकालना होगा, फाइनल, v स्टैंड फॉर फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी निकालना होगा, और u दिया रहेगा, u होता है इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, वेलोसिटी, और g होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसका वैल्यू जो है हम लोग जानते हैं फिक्स होता है। अगर क्वेश्चन में 10 दिया रहेगा तो 10 लेंगे, और 10 नहीं भी दिया रहेगा तो हम लोग क्या ले सकते हैं, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये याद होगा। टी क्या होता है, टाइम, टी टाइम को डिनोट करता है। तो कहीं भी अगर हमको इनिशियल वेलोसिटी और टाइम दिया रहेगा तो हम लोग फाइनल वेलोसिटी निकाल लेंगे। क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, v इक्वल टू u प्लस gt। दूसरा फॉर्मूला हम लोग डिस्टेंस निकालने का, या हाइट, डिस्टेंस या हाइट निकालने का फॉर्मूला यूज करेंगे, होता था ut। तो ut का ut रहेगा प्लस हाफ AT स्क्वायर होता था, लेकिन a को कौन रिप्लेस कर रहा है, g। जहां a वहां क्या लेना है, g, तो हो जाएगा हाफ gt स्क्वायर। बता ही चुके, u होता है इनिशियल वेलोसिटी, g होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, t होता है टाइम। तो कहीं भी अगर हमको डिस्टेंस लगाना होगा, निकालना होगा, ऊपर से नीचे कोई ऑब्जेक्ट गिर रहा है, उसका इनिशियल वेलोसिटी जानते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिर रहा है, ऊपर से नीचे गिर रहा है। तो अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो ऊपर से नीचे गिर रहा है, तो हम लोग मान लेंगे, मान के ही चलते हैं कि u ऊपर से नीचे गिरने वाला ऑब्जेक्ट का u क्या होता है, 0 ही होता है। ये भी ध्यान में रखना है। कोई भी ऑब्जेक्ट जैसे ऊपर से इसको नीचे गिरा रहा है तो हम कुछ भी u नहीं दे रहे हैं, डायरेक्ट नीचे गिर रहा है, यानी u क्या दिए हम, 0। और बीच में जो ये g के कारण इसका कुछ ना कुछ बीच में फाइनल वेलोसिटी आएगा ही आएगा, जो हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे ये वाले फॉर्मूला से। तो ये सब ध्यान में रखना है। और डिस्टेंस निकाल लेंगे ये वाले फॉर्मूला से, तो डिस्टेंस निकल जाएगा। तीसरा हम लोग ये भी यूज कर सकते हैं, तीसरा होता है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gs, 2gs, s होगा या s के जगह पर हाइट भी लिख सकते हैं। कभी भी अगर हमको हाइट या डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ रहेगा और इनिशियल वेलोसिटी दिया रहेगा तो हम लोग फाइनल वेलोसिटी इस फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं, अगर टाइम नहीं दिया है तो। तीनों का यूज हम लोग जो है क्वेश्चंस के फॉर्म में देखेंगे। अभी तीनों को आपको ध्यान में रखना है, ये तीनों को
बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सारा क्वेश्चन जो है यही तीनों को घुमा फिरा के बनता है, तो ये सबको ध्यान में रखेंगे। तो ये हो जाएगा। अब हम लोग को जो है हम लोग लगभग जो है जितना भी एग्जाम में आने वाला चीज को हम लोग ने कवर कर लिया है। और भी कोई इंपॉर्टेंट टर्म्स सब हम यहीं पे बता देते हैं, जैसे कि मोमेंटम वगैरह निकालने का न्यूमेरिकल्स में क्वेश्चन आता है। तो मोमेंटम निकालने का फॉर्मूला होता है, मोमेंटम एक जो है प्रोडक्ट ऑफ मास और वेलोसिटी का गुणनफल होता है, इतना ध्यान में रखना है। तो मोमेंटम इट इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, यानी मोमेंटम को हम लोग पी से डिनोट करते हैं, मास इंटू वेलोसिटी। मास को वेलोसिटी से गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा, मोमेंटम। तो मोमेंटम का ऐसा यूनिट क्या होता है, मास का होता है केजी और वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकंड। तो मोमेंटम का यूनिट होता है केजी मीटर पर सेकंड। तो क्वेश्चन आएगा व्हाट इज द यूनिट ऑफ मोमेंटम, द आंसर हो जाएगा केजी मीटर पर सेकंड। ये सब चीज भी ध्यान में रख लेंगे। मोमेंटम के अनुसार और क्या क्या चीज से क्वेश्चन बन सकता है, तो यहीं पे एक और चीज बता देते हैं, फोर्स सेकंड वाले चैप्टर का भी यूज कर सकता है क्वेश्चन में। अगर हमको कोई भी ऑब्जेक्ट का मास दिया हुआ है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है, फोर्स निकालना है, तो क्या करेंगे, मास को एक्सेलरेशन से गुना कर देंगे, मास इंटू एक्सेलरेशन। शॉर्ट में लिख दे रहे हैं एम स्टैंड फॉर मास, ए स्टैंड फॉर एक्सेलरेशन। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। और दूसरा क्वेश्चन ये भी घुमा सकता है, अगर आप फोर्स ही दे दिया हो और मास भी दे दिया हो, अब पूछ रहा है एक्सेलरेशन, तो इसी का यूज करेंगे। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स बाय मास। तो हम जो है क्वेश्चंस, आप जो भी क्वेश्चन बनाइएगा तब वो दिक्कत नहीं होगा, ये सब चीज ही यूज करना है। क्वेश्चंस हम प्रोवाइड कराएंगे और ये सब तो रिकॉर्डेड मिल रहा है, लाइव क्लास आपको यूट्यूब पे क्वेश्चंस इसी पे बेस्ड मिलता रहेगा। अभी हम सारा कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं। तो ये हो गया। और भी क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है वो भी हम बता देते हैं। एक और क्वेश्चन आपका बन सकता है, ये पढ़ाएंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कोई भी दो ऑब्जेक्ट का कोलिजन होता है तो उसका जो इनिशियल मोमेंटम होता है और फाइनल मोमेंटम होता है वो दोनों सेम ही होता है। जैसे कि हम उसका याद रख लीजिएगा फॉर्मूला शॉर्ट में, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। कोई भी ऑब्जेक्ट का जो मोमेंटम होता है, दो ऑब्जेक्ट जब कोलाइड करता है तो दोनों का मोमेंटम न तो क्रिएट होता है न तो डिस्ट्रॉय होता है, बस एक से दूसरे में वो ट्रांसफर होता है। क्या होता है, मोमेंटम कंजर्व होता है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम वाला फॉर्मूला सभी लगाएंगे कोलिजन में, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। तो ये सब सारा जो है हम क्वेश्चंस को आप जो है अप्लाई कीजिएगा। इसके अलावा एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे कि पानी में कोई दो चीज को डालते हैं। पानी में क्या करते हैं कि पानी में हम क्या किए, कोई भी ले आए बॉल, छोटा सा हल्का बॉल ले आए और उसको पानी में डाले तो पानी के ऊपर में तैर ही रहा है, और एक भारी बॉल ले आए तो पानी में जाकर डूब गया। तो उस केस में क्या होता है, तो उस केस में डेंसिटी खेला करता है। अगर पानी का डेंसिटी से कोई दूसरे ऑब्जेक्ट का डेंसिटी ज्यादा रहेगा तो पानी में डूब जाएगा, अंदर चल जाएगा। अगर पानी के डेंसिटी में कोई दूसरा ऑब्जेक्ट का डेंसिटी कम रहेगा तो तैरते रहेगा। तो ये सब क्वेश्चंस पूछा जाता है। यानी डेंसिटी निकालने का भी फॉर्मूला यहीं पे बता देते हैं। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी निकालने का इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। मास को हम लोग लेते हैं केजी में और वॉल्यूम को लेते हैं मीटर क्यूब में। तो ये सब ध्यान में रख लेना है। और क्वेश्चन बन सकता है बायोन फोर्स से रिलेटेड। तो बायोन फोर्स से रिलेटेड एक स्पेशल वीडियो चलाएंगे, उसमें बायोन फोर्स के बारे में चर्चा करेंगे, आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में चर्चा करेंगे, और वो एक अलग टॉपिक ही है, और उसमें थ्रस्ट प्रेशर को भी बताएंगे। तो वो एक अलग टॉपिक है। आपको इतना चीज को है यूज करके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, और जो भी BHU CHS का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस है, वो जो भी बुक आपके पास है उससे क्वेश्चंस लगाना है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। प्रिपरेशन को ऐसे ही जारी रखिए, और कोई भी डाउट्स होता है तो आपको नंबर दिया रहेगा, उस पर आप कॉल करके 24/7 में कभी भी आप डाउट्स पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।